उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। यहाँ संगीत है, यहाँ रंग है, यहाँ प्रकृति है तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी, लेकिन यहाँ जो जज्बा है महिलाओं का वो किसी से कम नहीं। जी हाँ, ये लद्दाख है। यहाँ पर कोई ये कह नहीं सकता कि महिलाओं में दम नहीं। जी हाँ, ये वो महिलाएं हैं जो सशक्त हैं, जो ये कहती हैं मैं लद्दाख की महिला हूँ, मैं सशक्त महिला हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली और कार्यक्रम अपना आसमां में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूं कि अपना आसमां में हम हैं लद्दाख में, तो क्यों ना आपकी मुलाकात कराएं लद्दाख की सशक्त महिलाओं के साथ। तो वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, मेरा राम मेरी पहचान के साथ रूबरू होते हैं अपनी आज की मेहमान के साथ। मैं नीलम मिश्रा अपना आसमान में आप सबको वेलकम करती हूँ लद्दाख में। मैं यहाँ पर फरवरी में ही आई हूँ। उसके पहले हम अरुणाचल और मेघालय में थे और वहाँ पर मैंने हैंडलूम पर काफ़ी कार्य किया है। नमस्ते, मैं पद्मा अंगमो, कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर और इन्फॉर्मेशन देख रही हूँ लद्दाख में। मुझे लद्दाख में 3 साल हो गए। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ ऑडियंस नहीं है, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ अचीवर्स हैं, लद्दाख की अचीवर्स। जुले सटी को मैं अपनी तरफ से जुले थैंक यू कहना चाहूँगी। मेरा नाम कुंजांग योंगडुल, मैं सरपंच चमड़े गांव की हूँ। मेरा साल अभी इस साल 5वां साल चल रही हूँ। अपने आसमान में हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं लेक्सिस एंगमो हूँ और मैं एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट हूँ। अपना आसमान के सभी टीम को मेरा जुले नमस्कार। मेरा नाम स्तंजन वांगमो है और मैं एंकर बोले या एमसी बोले इस फील्ड में काम करती हूँ। नमस्ते, अपना आसमान में मैं हूँ नुरबू डोलमा और मैं काफ़ी साल से बच्चों के एजुकेशन पे काम कर रही हूँ एज अ वॉलंटियर टीचर। और मेरा एक ट्रस्ट है लक्सम ट्रस्ट, वो जो बच्चे और वुमेन के एजुकेशन पे काम करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम जिग्नत तौसम और मैं लद्दाख का फर्स्ट यंगेस्ट फीमेल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अपना आसमान में मैं रिक्सिना हूँ और मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। पहचान तो इनसे हमारी हो गई, लेकिन बात सफ़र, संघर्ष और ज़िंदगी की कहानी की। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि आज हमारे साथ फर्स्ट लेडी शामिल है, आप प्रदेश के लिए एक माँ समान है। महिलाएं आगे आना चाहती हैं, बेटियां आगे आना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, ज़िंदगी में बढ़ना चाहती हैं। आपका इसे लेकर क्या पर्सपेक्टिव है? कितना आप अपनी तरफ से उन्हें मोटिवेट करते हैं? आपने जैसे कहा, जब मेरे हस्बैंड गवर्नर बने उसके पहले मैं एक फ़ौजी की बीवी हूँ और शायद एक फ़ौजी की बीवी हमेशा एक फ़ौजी की बीवी रहती है, उसका जीवन संघर्षपूर्ण ही होता है। तो जब पहले मैंने स्कूल्स में पढ़ाया है, लिटरली फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, एंड ऑल द सब्जेक्ट्स विच वॉज पॉसिबल आई हैव टॉट इन ऑल द क्लासेस फ्रॉम प्राइमरी से लेकर के 11-12 तक। सो एजुकेशनिस्ट होने के नाते मेरा कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ एजुकेशन, नारियों के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जब हम शिक्षित होते हैं तो हम ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे समाज को शिक्षित करती है, यानी सिर्फ परिवार तक नहीं, पूरे समाज तक अपना दायित्व अदा करती है। और ज़रा सोचिए, जिसकी जिम्मेदारी पूरे समाज की हो, पूरे प्रशासन की हो, वो क्या करती होंगी। पद्मा मैम हमारे साथ हैं। पद्मा मैम, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधे पर तब आती है जब हम उस प्रदेश को लीड कर रहे हों। साथ ही हमें ये भी देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ वहाँ जितने लोग हैं क्या वो खुश हैं, क्या जो उन्हें करना चाहिए, रूल्स
रेगुलेशंस, ड्यूटीज़, क्या वो उससे जुड़े हुए हैं? क्या उन्हें सही जानकारी है या नहीं? ऐसे में जब मैं बात करूं महिलाओं की, तो वो जो आपके प्रदेश की महिलाएं हैं, वो इस मामले में आपसे कितना जुड़ाव महसूस करती हैं? कि पहले तो मैं जो मैडम ने बताया अभी उस पे एजुकेशन पे मैं थोड़ा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी लद्दाख के बारे में। देखिए लद्दाख में जो महिलाओं का एजुकेशन है उसका लेवल बहुत कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया मच बेटर। लाइक जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो हम कहते हैं इन हायर एजुकेशन कॉलेजेस में इट्स 2.01 विच मीन्स हर एक मेल स्टूडेंट के अगेंस्ट 2 महिलाएं हैं। वाओ! So national average is 1.05 or something. So it is double the national average. तो हायर सेकेंडरी स्कूल्स में भी हमारा जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, 1.09 है हायर सेकेंडरी में। तो यहाँ पर इससे आपको इंडिकेट होता है कि हमारी महिलाएं एजुकेशन लेवल पे, जो जैसे मैडम कह रही थी कि दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ एन अचीवमेंट, तो एजुकेशन लेवल पे हमारी महिलाएं लद्दाख में उनका एनरोलमेंट काफ़ी अच्छा है। रही बात जुड़ाव की, देखिए आप जैसे आप देख रही हैं महिलाएं जो हमारी आज रिप्रेजेंटेटिव महिलाएं आई हैं वो सारे फील्ड से आई हैं, चाहे एजुकेशन है, कॉन्ट्रैक्टिंग है, स्पोर्ट्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, एंड जैसे हम स्तंजन को कहते हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। सो हर फील्ड में महिलाएं हैं। और एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, अगर आप जाएंगी एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप देखेंगी महिलाओं का रोल एट मिड लेवल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है लद्दाख में। अगर आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे टीचर्स की संख्या महिलाओं की बहुत ज़्यादा है। आप बैंक में जाएंगी आपको ज़्यादातर महिलाएं ऑफिशियल दिखेंगी। तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है लद्दाख में जो गवर्नमेंट लेवल पे आई वुड से जहाँ पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है। इसीलिए किसी भी महिला को किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस आने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उनको पता है महिलाएं वहाँ पर है। पंचायत में अगेन जैसे हमारी एक सरपंच यहाँ पर है जी, जो 33% रिजर्वेशन महिलाओं का था पंचायत में, उसका महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ जहाँ महिलाएं ऑलरेडी ऑफिस में या पंचायत में जहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन है, तो किसी भी महिला को एक्सेस करने के लिए वो इशू नहीं है क्योंकि उनको पता है मैं जाऊँगी तो महिलाएं होगी। आप देखिए हमारी डॉक्टर्स मैक्सिमम महिलाएं, आपने काफ़ी विजिट किया होगा लद्दाख में, जहाँ पे भी आपने किसी भी ऑफिस मार्केट में भी आप देखिए शॉपकीपर्स में भी महिलाएं वहाँ पर भी हैं। सो मुझे लगता नहीं कि हमारी महिलाओं को ऐसा कोई इशू है कि अगर मैं कहीं जाऊँगी क्या मेरी बात सुनी जाएगी, क्योंकि जेंडर वाइज बैलेंस है जहाँ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहें या कोई भी प्लेटफॉर्म कहें। मैम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आप किसी फौजी की पत्नी होती हैं, और वो भी तब जब आपके पति जंग लड़ने जा रहे हों, बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे हों और देश के लिए इतने ज़्यादा इमोशनल हों कि उन्हें देश के अलावा कुछ नज़र ना आता। ऐसे में मैम वो क्या फीलिंग्स होती हैं एक फ़ौजी की पत्नी की, वो क्या कनेक्टिविटी होती है, और वो देश प्रेम के साथ पूरे परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की जो एक परंपरा चली आ रही है, उसे मैं जानना चाहूँगी, उस जर्नी को। वैसे तो शुरू से ही जब मेरी शादी हुई तब से ही चैलेंज था। पहला चैलेंज था कि पीस स्टेशन था पर एकोमोडेशन नहीं मिला, सो आई स्टेड विद माई इन-लॉज। और उस समय कुछ फ़ौज के बारे में नहीं पता था, आई कम फ्रॉम सिविलियन बैकग्राउंड। फिर उसके बाद से जो मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी विच इज़ वेरी इमोशनल फॉर मी। पुंछ में यूनिट मूव हुई फ्रॉम त्रिवेंद्रम, तो पूरे स्पेशल ट्रेन में वी केम अप टू जम्मू में आए। उस समय जम्मू में सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन भी नहीं होता था, एंड बिकॉज मूव था, सो बीइंग अ सीओ ही कुड नॉट टेक लीव, ही कुड नॉट ड्रॉप मी एट माई होम, एंड आई हैड स्मॉल किड्स अराउंड 3 years old. I have twins, so they were 3 years old. We reached around evening around 6 o'clock at the station, and then we had to call on brigade commander's family. We went there. After that, he dropped me at transit camp, one room with 2 small kids. At the night around 11:30, 12, I was there, and he left 4 o'clock in the morning with convoy to Punch. So when I got up, I came out in the balcony, and I felt in this such a big station, rather city, I have no one. So that was an emotional feeling and lot of insecurity. But when he went for war, I didn't show my emotions because I knew he is going for such a great cause, and for he is being a true soldier. He never bothered about family. Once order came, he just pushed off. And I had to manage everything on my own as any other फौजी wife. मेरे सपने हैं, मेरे सपने नहीं जलते चूल्हे में, नहीं बनते राख। मेरा जज्बा बहुत आगे है,
जुनून उससे भी आगे। मैं वो महिला हूँ जो आती है उस प्रदेश से जिसका नाम है लद्दाख। चलिए आइए उनसे मिलते हैं जो लद्दाख की अचीवर्स कहलाती हैं। आइए आपको उस सरपंच से मिलाते हैं जो अपने घर के बाहर जब निकलती हैं तो गांव की हर महिला अपनी समस्या तो खुल के बताती है, लेकिन ये सरपंच उस गांव में विकास का हर काम करती हैं। ज़रा सोचिए, जब महिला के कंधे पे कोई जिम्मेदारी आती है तो उस गांव की तरक्की तो स्वाभाविक रूप से होगी ही होगी। मैम, आपकी कहानी, आपकी ज़ुबानी कैसे आया जहन में कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के बाद अब हम बदलाव लाएंगे और हम सिर्फ सरपंच घर में रहकर सरपंच पति बनाने के लिए आगे नहीं आएंगे, हम सच में धरातल पे काम करेंगे। सरपंच बनने का मौका हमें इसलिए मिला, यहाँ पे 33 रिजर्वेशन सीट थी, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे सीट मिली, नहीं तो यहाँ पे ज़्यादातर पुरुष ही आते हैं। तो हम सरपंच बनने के बाद ये जहन में ये आती कि जितने भी महिला है उनको आगे लेने के लिए लोग इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन तक नहीं दे पाते हैं, क्योंकि महिला एकदम से डर जाती है, एकदम से शर्म से अपना नाम भी बताना मुश्किल होती है। तो मैंने सोची अपने सरपंच बनने इलेक्टेड होने के बाद सबसे पहले लड़कियों को किस तरह से अपने पॉलिटिक्स लाइन में लाने के लिए या किसी भी लाइन में जाने के लिए उनको लाने के लिए मैं बाकी का ही काम किया, क्योंकि उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने वहाँ एक ऐसे NRLM की मदद से उन सभी को इसमें जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद उन लोगों को अच्छी तरह से बोलना, सीखना, सब कुछ काम करना आती है। तो साथ ही साथ मैं हमारे जो लद्दाख में अभी तक महिला सरपंच है, क्योंकि पति उस पर काम नहीं करती है, क्योंकि महिला लोग अभी जितने भी यहाँ पे महिला सरपंच है वो लोग काम करके दिखाते हैं। आपने कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े काम किए होंगे, बड़े बड़े लोगों को टेंडर भी दिए होंगे, सुना भी होगा कि बहुत बड़े बड़े टेंडर मिले हैं बहुत लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को। लेकिन आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाली हूँ वो लद्दाख की सबसे यंगेस्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं। कैसे मन में आया कि कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे? स्टार्टिंग में तो कोई आइडिया ही नहीं था, क्योंकि ठेकेदार सुना था, ठेकेदार ने नहीं सुना था। बिल्कुल। मतलब स्कूलिंग के बाद जो है मन में एक ख्याल आता था हमेशा कि जो भी काम करना है बिल्कुल यूनिक करना है, लद्दाख में अपना नाम बनाना ही बनाना है, ऐसा करके एकदम से दिमाग में बैठ गया। फिर उसके बाद आगे पीछे देखा, ये टूरिज़्म इंडस्ट्री में भी मेरा शौक़ था बहुत, उसमें मैंने ग्रेजुएशन भी की थी, लेकिन उसमें ऑलरेडी बहुत सारी फ़ीमेल पहले से थी, तो उसमें मेरा कोई पहचान नहीं बनने वाली थी। फिर मैंने आगे पीछे और थोड़ा भाग दौड़ की, तो फिर मुझे ये कॉन्ट्रैक्टर का लाइन ध्यान में आया एंड देन फिर मैंने इसी लाइन में जाने की पूरा फैसला किया। पहले का जो 2-3 प्रोजेक्ट था वो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि सबसे पहले तो घर वाले और अपने जितने भी आगे पीछे जो रिश्तेदार घूमते उन्होंने पूरी तरह से मना किया। एक लड़की है, सबसे पहले तो इसके लिए बहुत फाइनेंशियल एक बड़ा अमाउंट चाहिए, तब जाके तुम कर पाओगे, ऐसा करके। फिर उसके बाद एक लड़की है, यहाँ पे लड़की का बिल्कुल रोल ही नहीं बनता, इधर में सरिया, सीमेंट, लेबर, फिर बहुत सारे रिमोट एरिया में जाना पड़ता है, ये वो बहुत सारे ऐसे रोक टोक आए। फिर भी मैंने किसी का नहीं सुना, क्योंकि मेरे को अपना पता था और अपना एक कॉन्फिडेंट था अंदर ही कि भाई अगर ये करने का तुमने सोचा है तो करने ही करना है करके अपना एक ज़िद बना था और एक ट्रस्ट था कि भाई करना है तो करना है। फिर किसी का नहीं सुना, फिर मैंने उस कारण अपने घर को भी छोड़ दिया। किसी को अभी इतना तो पता नहीं है, मैंने घर वाले को भी छोड़ दिया है, क्योंकि घर वाले साथ ही नहीं दे रहे थे, इतना अमाउंट तेरे लिए नहीं करेंगे। फिर मैंने अपना KCC का लोन लिया, अराउंड 3 लाख का रिस्क लेके लोन लिया एंड देन फिर मैंने अपना एक सेपरेट रूम लिया सोलर कॉलोनी में। फिर वहाँ पे अपना एक छोटा सा रूम बना के फिर वहाँ से अपना एक 2 प्रोजेक्ट का स्टार्ट किया। फिर उसी प्रॉफिट को लेके फिर 3rd प्रोजेक्ट, फिर उसी प्रोजेक्ट को लेके 4th प्रोजेक्ट, यूट्यूब करके अभी अराउंड 13 प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुली मतलब हो गया है जी। कौन जानता था कि घर के आंगन तक सिर्फ साइकिल नहीं चलाएगी, वो तो दुनिया के किसी कोने में जाकर भी नाम कमाएगी और घर इतने सारे मेडल लाएगी। अब जिससे हम आपको मिलवाने वाले हैं वो साइकिलिस्ट हैं। ज़रा सोचिए, घर की दहलीज जब पार की होगी तो बहुत लोगों को डराया होगा, क्योंकि पहाड़ी इलाके में आसान नहीं है साइकिल चलाना। लेकिन इनका काम सिर्फ साइकिल चलाना नहीं है, ये साइकिल चलाकर बहुत सारे मेडल घर लाती हैं। कैसे कर पाई ये, कैसे मिला इन्हें इतना सपोर्ट, इन्हीं से जानते हैं। नमस्ते,
मैंने साइकिलिंग जो है नॉर्थ क्वेस्ट 2016 21 सितंबर है, ये डेट मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। इतना मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस लाया है। तो मैंने जब उन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो मैंने 10 किलोमीटर का लगभग 10 किलोमीटर चलाया था, तो उसमें मैं पोजीशन में आया। तो मुझे साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मुझे अपने एकेडमी में बुलाया, अचानक बुला लिया। 2016 में हमारा सिलेक्शन हो गया था, बट हमें 1 साल के बाद बुलाया। मैंने प्रोफेशनल साइकिलिंग जो है सिंस 2017 में स्टार्ट किया था मैंने एंडिंग में। तो मैंने 2018 से मैंने नेशनल खेलना शुरू कर दिया। 2018 जनवरी 2 को मेरा फर्स्ट मेडल था, जब यूटी नहीं बना था। मैं जम्मू कश्मीर के तरफ से खेला था, फर्स्ट लेडीज़ हूँ जिसने गोल्ड मेडल लाया था जम्मू कश्मीर के लिए तब। थैंक यू। फिर उसके बाद जब हमें यूटी मिला तो मुझे अभी अपने स्टेट को, अब एक स्टेट बन गया है, तो अपने स्टेट को ऊपर लाने का, पहले जब मैं जाती थी वहाँ पे नेशनल में तो कौन से स्टेट से बोलते तो लद्दाख, किसी को नहीं पता लद्दाख कहाँ से नहीं। मैं बोलती हूँ जम्मू कश्मीर के अंडर में है। अब मैं खुल के बोलती हूँ कि लद्दाख जो है एक यूटी है, वो हमारा स्टेट है जो इंडिया के टॉप में रहता है लद्दाख। मैं ये सोचती हूँ कि अभी तक तो साइकिलिस्ट अकेली में हूँ, मैं ये फ्यूचर में ये देखना चाहूँगी कि बहुत सारा साइकिलिस्ट मेरे साथ आए, क्योंकि हर स्टेट में 30-40 ट्रेनिंग करने या कोचिज़, लद्दाख में अभी तक कोचिज़ भी इतना नहीं है, डेवलप नहीं हुआ है, बट अभी लद्दाख में डेवलप हो रहा है। जैसे कि टाइकोंडो, जैसे कि बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, बहुत सारा टूर्नामेंट होता है। पहले लद्दाख में सिर्फ टूर्नामेंट ही होता था, अभी हो रहा है बहुत सारा साई खुला है, जैसे कि कारगिल में साई टाइकोंडो का खुला है, बॉक्सिंग का है। तो मेरे को उन सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरा जर्नी ऐसा है कि इतना से मैं ट्राईसाइकिल चलाती थी, नॉर्मल साइकिल, ऐसे गली के अंदर चलाती थी। सब बोलता था गिर जाएगा, अरे गिरेगा तो फिर उठ के चलाएंगे, ऐसे रोकेगा तो फिर कहीं नहीं पहुँचेंगे। फिर जब मैंने नेशनल खेला, इतना मेडल जीता, तो जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगी, जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जैसे कि ओमकर सर है, मरिंदर पाल सर है, वीएन सर है, और मेरा कोच जो अनिल कुमार है, जिसने मुझे यहाँ तक अचीवमेंट ला के दिया। बोलता है कि अगर 3rd 4th पोजीशन 4th 5th पोजीशन भी आए तो वो पार्टिसिपेट के बराबर है। 1st 2nd 3rd मेडल आए तो अपना देश और अपना स्टेट का नाम रोशन होगा। 4th 5th का वैल्यू इतना नहीं है। मैं तो यही कोशिश करूँगी आगे भी कि 1st 2nd 3rd में मेडल लाऊं और अपने लद्दाख को ऊपर लेके जाऊं, और महिला को ये बोलूं कि घर से बाहर निकले और मेरे साथ ज्वाइन करिए कि मैं साइकिलिंग में हम एक ग्रुप होके उन ट्रॉफी लेने जाएंगे। और क्योंकि हर स्टेट में ज़्यादा इतना बच्चे होते हैं कि सब लोग जैसे कि विनर बोलता है, रनर अप बोलते हैं, सब गुच्छे में जाता है, पूरा एक टीम लेके जाता है। मेरे को सिर्फ एक या मैं 2 इवेंट खेलती हूँ, उसमें मेरा मेडल आ जाता है, तो उसका कुछ वैल्यू नहीं इतना। अगर मैं ग्रुप में लद्दाख का सब महिला या सब लड़का लड़की एक ग्रुप बन के लद्दाख विनर करके एक टीम लेके जाएंगे और ट्रॉफी लेके आएंगे, तो वो बहुत गर्व की बात होगी मेरे लिए। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप मेडल लाएं या ना लाएं, आप अपने घर के बाहर निकली, अपने जज्बे जुनून के साथ आपने अपने प्रदेश को, देश को रिप्रेजेंट किया। ये अपने आप में किसी विनर से कम नहीं है। आप खुद एक विनर हैं, आप एक इंस्पिरेशन हैं। तो चलिए अब आपको उनकी कहानी सुनाते हैं जिन्हें लोग यहाँ वॉइस ऑफ लद्दाख के नाम से जानते हैं। कैसे शुरू हुई ये जर्नी? शुरू अगर कहे तो कॉन्शियस डिसीजन नहीं था, ये एफ़र्ट नहीं था। बचपन से मुझे रेडियो सुनने का बहुत शौक़ था, और रेडियो में जो कुछ भी चलता था, ख़ासकर लद्दाखी वाला, वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे, वो आवाज़ अट्रैक्ट करती थी। अगर सामने देखेंगे, आँखों से भी जो भी देखा जाता है उसको खूबसूरत सुंदर बनाया जा सकता है, लेकिन किसी का ध्यान अगर आप अपनी आवाज़ से अपनी तरफ खींच सकते हैं, सो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। इफ़ यू कैन अट्रैक्ट समबडीज़ अटेंशन जस्ट विथ योर वॉइस, दैट इज़ लाइक समथिंग मोर मेरी आवाज़ बेटर। ही मेरी पहचान है। एग्जैक्टली, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। सो इट स्टार्टेड जस्ट लाइक दैट। वो एक अच्छा वाला एहसास था। उसके बाद हमारे सोसाइटी में सभी मेल हमारे एंकर्स बोले, एमसीज बोले, एंड द गुड वंस ऑल्सो, वेरी गुड वंस। तो इंस्पिरेशंस नॉर्मली वहीं से आया हुआ है। मेरा एक यही था कि वन डे व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज लाइक सिंधु लद्दाख सिंगे खबब सिंधु दर्शन।
सो उसमें आई वेंट फॉरवर्ड एंड आई आस्क्ड द अथॉरिटीज़ दैट इफ़ आई कैन डू दिस, तो दे जस्ट अलाउड, बिकॉज उनको लगा कि ये बच्चा कॉन्फिडेंटली बोल रही है तो हम अलाउ कर देते हैं। तो उनको मैंने पूरा स्क्रिप्ट सारा कुछ सुनाया था। उसके साथ साथ मेरा पहला प्यार था, मेरा रेडियो ही था। सो रेडियो में कार्यक्रम करती रहती थी। फिर एकदम एक समय ऐसा आया जब नॉन लोकल यहाँ के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने कहा कि आप ये लाइव प्रोग्राम होता है हमारे फ़ौजियों के लिए, वो फ़ोन इन प्रोग्राम करेंगी। तो मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं थी उस वक्त। सो आई सेड कि शायद ना हो सर में से। देन ही पुश्ड मी, ही सेड लाइक मुझे आप पे भरोसा है, विल यू डू इट? देन आई सेड ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आई स्टार्टेड। अनफॉर्चुनेटली हमारी ही सोसाइटी में से कुछ लोग ऐसे आए, उन्होंने कहा कि नहीं, लड़कियों से ये नहीं होगा, जैसा इनका तो फील्ड फिर भी बड़ा वाला है, मेरे वाले फील्ड में ज़्यादा नहीं है, महिला है इस फील्ड में। फिर भी उसके बावजूद मुझसे ये कहा गया कि ये शायद नहीं होगा, मैंने पहले ही कहा था ये नहीं होगा। सो दैट एक्चुअली गेव मी अ पुश। जो भी सोसाइटी में, ज़िंदगी में जो लोग बोलते हैं कि नहीं होगा, वो एक्चुअली देखा जाए तो ये आपको सर्टन करता है कि आप कर सकते हैं करके। क्या बात सो है। दैट वाज समथिंग। जो भी महिला इस वक्त देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, कार्यक्रम को, तो आई मस्ट से कि जो भी अगर आपको कहे कि तुम नहीं कर सकती हो, ये तुम मत करो, तो उसी वक्त आपको वो काम करना ही है, अपने आप पे भरोसा करके करना ही है। आइए अब आपको उनसे मिलवाते हैं जो यहाँ की महिला एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने कुछ अलग किया, एक स्टार्टअप किया, एक बिजनेस किया, कुछ लीक से अलग सोचा। आइए कैसे हुई उनकी शुरुआत, जानते हैं उनकी ज़ुबानी। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम दिल्ली में पढ़ी हूँ, तो मैंने कॉलेज भी दिल्ली से किया, मास्टर्स भी दिल्ली से किया। तो वहाँ पे बैठ के 6-7 years वाज इनफ फॉर मी कि मुझे लगा कि अब वापस घर जाना है। तो घर आई और मैंने यहाँ पे बैठ के अपने घर वालों के साथ बैठ के ऑब्ज़र्व किया लद्दाख को, क्योंकि बचपन में तो हमारे पास उतना वो मेंटालिटी होता है नहीं कि अच्छे से ऑब्ज़र्व करो। तो यहाँ पे आके ग्रेजुएशन के बाद ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है लद्दाख में। तो आने के बाद यहाँ पे मैंने एक फेलोशिप ज्वाइन किया, एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कोर्स, और वहाँ पे सिखाया गया कि व्हेन एवर यू गो टू अ मार्केट, फर्स्ट अंडरस्टैंड कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने ये प्रॉब्लम देखा कि लद्दाख में ऐसे बहुत हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू क्रॉप्स है, पर उसको मार्केट किया नहीं गया अभी तक। और फिर द अदर प्रॉब्लम वाज आल्सो दैट कि जो फार्मर्स है, जैसे मैम ने बताया कि यहाँ पे बकवीट का इतना ज़्यादा मतलब ग्रोथ यहाँ पे होता है, बट देन लोग ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि उनको इनकम नहीं मिलता है बकवीट से। तो मैंने ये सब छोटे छोटे देखा प्रॉब्लम्स। तो फिर मुझे लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए जो कि लद्दाख को भी आगे लेके जाए, सो दैट जो बाहर जो लोग बैठे हैं, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू सच हाई न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, बट इन लद्दाख वी हैव प्लेथोरा ऑफ इट। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने सोचा कि एक ब्रिज की तरह वी कैन वर्क। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड नीमा गुसगुस, विच मीन्स सनफ्लावर इन लद्दाखी। और हम 3 महिलाएं हैं मेरे साथ, 2 को-फाउंडर्स, और हमने 2019 में शुरू किया। और जैसे बोलते हैं कि स्टार्ट स्मॉल, तो हमने बकवीट टी से शुरू किया, फिर हमने जैम्स बनाए, पेस्टो बनाए। पेस्टो भी हमने अपने लद्दाख की एक एंसेस्ट्रल रेसिपी को एज अ वो करके हमने उनसे रेसिपी लेके हमने ये पेस्टो बनाया है। सो दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड इट, एंड द एंटायर थिंग इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग द पीपल हु वांट दिस प्रोडक्ट्स एंड पीपल हु हैव इट, हु हैव एक्सेस ऑफ इट। किसी को शिक्षित करना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन समाज सेवा के साथ साथ लोगों को ये बताना कि शिक्षा आपके लिए कितनी ज़रूरी है, ये तो महिलाएं सोच सकती हैं। और आज हमारे साथ वही महिला है जो लोगों को शिक्षा से जोड़ रही है और घर घर जाकर शिक्षा के महत्व के बारे में बता रही है। क्या है आपकी कहानी? जुले, मेरा सफ़र ऐसे शुरू हुआ कि मेरा बचपन जो था वो इतना अच्छा नहीं था। मेरा ड्रीम था कि मुझे और कुछ बड़ा बनना है, पर ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम और फैमिली प्रॉब्लम मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिला लाइफ में। जब मैं पढ़ने के लिए बाहर गई थी उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स आए थे, तो फिर मुझे कहीं से लोन लेके ऐसे वैसे करके मुझे जाना पड़ा। तो फिर जब वापस आई तो देखा मैंने, जब मैं पढ़ती थी तब भी जैसे सरकारी स्कूल ज़्यादातर रिमोट एरिया से, आई एम फ्रॉम चंगतंग, तो चंगतंग में स्कूल जितने भी है उनका सिचुएशन वही था जिस टाइम मेरा था। मुझे साइंस टीचर नहीं थे, मैथ्स टीचर नहीं थे, मैं 10th में फ़ेल हुई, टीचर नहीं थे। तो मुझे इतना गुस्सा भी आया और मुझे दुख भी हुआ कि क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, लोग क्यों नहीं सोचते हैं शिक्षा के बारे में। तो ऐसा दिमाग में आया। फिर
आई वेंट टू द स्कूल वेयर आई स्टडीड, हायर सेकेंडरी स्कूल न्योमा है, वहाँ पे मैं जाके ऐसा वॉलंटियर टीचर काम किया सिंस 2017 से। तब से मेरा जर्नी शुरू हुआ कि वहाँ देखा 1 साल तो बहुत सारे बच्चे थे, वो मेरे जैसे थे, इनको कुछ बनना था पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे और घर से सपोर्ट नहीं थे और गाइडेंस अच्छा नहीं था उनको कहाँ जाना है। तो मैंने वहाँ से ऐसा वॉलंटियर टीचर शुरू किया एंड अभी 2020-21 में हमने एक ट्रस्ट खोला है, मैं और मेरा को फाउंडर टशी गैल्सन। तो हम दोनों ने ट्रस्ट खोल के हमें लगा थोड़ा ट्रस्ट खोलेंगे तो कहीं से पैसा आ जाएंगे, अदरवाइज वॉलंटियर पूरा काम करना तो बहुत मुश्किल है। एंड आई एम ऑल्सो अ मैरिड वुमेन, मेरा एक बच्चा है तो और भी मुश्किल हो गया। तो फिर इन लॉज भी बोलते हैं अब वॉलंटियर करते रहना है। पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी लगाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है और टीचर्स भी ट्रेनिंग ज़्यादा देते हैं वो लोग, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। जो विद्या दान है उससे ऊपर कोई दान नहीं, और आप विद्या के साथ लोगों को जोड़ रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये कर रही हैं और आपने ये कदम बढ़ाया है। बहरहाल आप लोगों की कहानी अपने आप में लोगों को बहुत इंस्पायर करती है। मुझे लगता है कि जितनी भी महिलाओं ने आज आपकी बात सुनी होगी, आपकी कहानी सुनी होगी, वो डेफिनेटली इंस्पायर हुई होगी और उन्होंने ये तो सोच लिया होगा कि अगर लद्दाख की महिला कर सकती है इतनी चुनौतियों के बावजूद, तो मैं भी कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ साझा करने के लिए। जाने से पहले इस कार्यक्रम का एक छोटा सा दस्तूर है, और दस्तूर ये है कि हम कहते हैं मैम कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने वाली दरअसल होती महिला ही है। चाहे वो एक माँ के रूप में हो, एक बहन के रूप में हो, एक पत्नी के रूप में हो, एक दोस्त के रूप में हो, लेकिन हर जीवन में रंग भर देती है। तो इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम आपका एक खूबसूरत सा संदेश महिलाओं के लिए स्पेशली हर लड़की को, यंग लड़की को, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो या तो हम कुछ अचीव कर लेते हैं या समझौता कर लेते हैं। जीवन में 2 ही चीज़ होती है, अगर अचीव नहीं कर पाए तो समझौता कर लेते हैं। तो उनके लिए संदेश है स्पेशली कि पहले अपने पोटेंशियल को पहचानें। जैसे यहाँ पे जो भी सक्सेसफुल महिलाएं, उन्होंने पहले पहचाना कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हम क्या कर सकते हैं, वो बहुत ही आवश्यक है। और आज की देश में, आज हमारे भारत देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप बस आपको पहचानना है कि आप क्या करना चाहते हो, एंड सर्टेनली सफलता आपके कदम चूमेगी। कि मेरा जनरली हमेशा जब भी मैं यंग लोगों से मिलती हूँ, मैं उनसे यही कहती हूँ कि जो भी करें अपने पूरे जज्बे के साथ करें। चाहे आप घर में एज अ मदर रहना चाहे, एज अ वाइफ रहना चाहे, हर रोल इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके काम करें तभी इम्पोर्टेंट है। सो जो भी रोल करें, अगर उसमें आप बेस्ट एफर्ट लगाएंगी, अपना बेस्ट देंगी, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और सक्सेस मिलेगा। तो वो काम जो भी आप करेंगे वो सफल रहेगा। तो मेरा हमेशा यही रहता है कि अपना बेस्ट दें किसी भी काम में। मेरे हिसाब से ये सबसे ज़रूरी है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आप दोनों ने अपना इतना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, और साथ ही आपका भी। आप तो वो अचीवर्स हैं जिनकी कहानी मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ। मुझे लगता है पूरी दुनिया इस कहानी को सुनने के बाद ये तो ज़रूर समझ लेगी कि हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बस जज्बा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जाने से पहले कहना चाहूँगी, जज्बा हो गर बुलंद तो सपनों की पहचान होती है। कौन कहता है पंख चाहिए, हौसलों से भी तो उड़ान होती है। फिर क्या लद्दाख, क्या कन्याकुमारी, घर से बाहर निकलना पड़ता है सपनों के साथ, हौसलों के साथ, तभी तो पहचान होती है और तभी इस आसमां में उड़ान होती है। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से जमीन